क्वेश्चन नंबर अगला है 15। ये बोल रहे हैं कि औसत निकालिए। तो औसत तो आप जानते हैं भाई क्या होता है। अब हम 8 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके हैं, आपको बात क्लियर है, ये 9वां पेपर चल रहा है। तो औसत क्या होता है, तो आपने ये समझ लेना है फिर से कि प्रेक्षणों का योग बटे में कितना, प्रेक्षणों की संख्या, बटे में कितनी, प्रेक्षणों की संख्या, ये क्या कहलाती है, आपकी औसत कहलाती है। तो प्रेक्षण कितने हैं, तो देख लीजिए भाई 17 में प्लस क्या करेंगे तो आप कहेंगे सर 19 में प्लस क्या करेंगे तो आप कहेंगे सर 25 प्लस क्या करेंगे 29 प्लस क्या करेंगे तो 33 प्लस क्या करेंगे तो 27। कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने प्रेक्षण है, तो देख लीजिए आप थोड़ा सा ये 1 2 3 4 5 6, तो किससे डिवाइड कर देना है 6 से, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षणों का योग कितना है 6। चलिए इनका सम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो देखिए पहले हम दहाई वाले अंकों को जोड़ रहे हैं, तो 10 और 10 20 और 20 40 और 60 30 90 और 20 110 तो ये आ गया आपका। अब हम 7 और 3 10 और 9 19 और 5 24 और 9 33 और 7 40, तो ये आपका 40 और आ गया। तो टोटल कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 150। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण का योग 150 है और बटे में कितना 6 से काटेंगे तो आप कहेंगे यार 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी कि औसत जो निकल कर आया वो कितना निकल आया, तो आप कहेंगे सर औसत जो निकल कर आया 25 निकल कर आया। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन बी में। तो जब सिंपल क्वेश्चन है तो ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको जाना है, ठीक है ना। फटाक से ऐड करिए और जितने ऑब्जर्वेशन है डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, 3 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व औसत आयु 22 वर्ष थी। 3 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पहले की आयु कितनी दी थी, 22 वर्ष थी। एक नए सदस्य के जन्म के बाद औसत घटकर 19 वर्ष रह गया। एक नए सदस्य का जन्म हो गया जिससे औसत क्या हो गया, घटकर 19 वर्ष रह गया, लेकिन ये कब रह गया, वर्तमान में। 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो नवजात की आयु ज्ञात करें। तो नवजात की आयु बताने की कितनी है, तो देखिए सबसे पहले बात करें कि कितने सदस्य थे, तो आप कहेंगे सर 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, 3 वर्ष पूर्व। कब की बात करें हम, 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व की जो आयु दी है वो कितनी दी है औसत आयु, तो आप कहेंगे सर औसत आयु है 22 वर्ष। कितनी है, 22 वर्ष। ध्यान रखना कि अगर परिवार में 3 ही सदस्य होते और वर्तमान में उनकी औसत आयु पूछी जाती, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि हर एक व्यक्ति की आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व यदि उनकी औसत आयु 22 वर्ष थी, तो औसत का मतलब क्या है कि 3 वर्ष पूर्व हर एक व्यक्ति की आयु 22 वर्ष थी। अब अगर वर्तमान में बात करें कि उनकी औसत आयु कितनी है, तो वर्तमान में आने के लिए हर एक व्यक्ति की आयु 3 वर्ष बढ़ेगी। तो जब हर एक की 3 वर्ष बढ़ेगी तो औसत भी 3 से बढ़ जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको पढ़ चुके हैं, तो और नहीं पढ़ा है तो फिर से सुन लीजिए कि यदि 3 सदस्यों की 3 वर्ष पूर्व औसत आयु 22 वर्ष थी, तो वर्तमान में उनकी औसत आयु में भी 3 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 25 वर्ष हो जाएगी। तो मतलब वर्तमान में उनकी औसत आयु कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। अगर वर्तमान की बात करें, बोले एक नए सदस्य के जन्म के बाद, मतलब एक नवजात का जन्म हुआ, औसत घटकर 19 वर्ष रह गया, मतलब औसत कितना रह गया, 19 वर्ष रह गया। तो नवजात की औसत आयु ज्ञात करें। आपको नवजात की आयु बतानी है कितनी, औसत मीन्स उसकी आयु बतानी कि कितनी है। तो अब आप बताइए, अगर हम वर्तमान में बात करें कि 3 सदस्यों की कुल आयु कितनी होनी चाहिए वर्तमान में, 3 वर्ष पहले की अगर बात करें, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हैं तो आप कहेंगे 3 सदस्य थे तो 22 उनका औसत था, तो कुल कितना था, 66 वर्ष था। 3 लोगों का कुल कितना था, 66 वर्ष था 3 वर्ष पहले, ठीक है। अब हम बात करें कि वर्तमान में उनका औसत कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक सदस्य में 3 साल बढ़ेगा, तो 3 में कितना बढ़ेगा, 9, तो तीनों का टोटल कितना हो गया, 75। अब सदस्य तो 3 ही है, तो वर्तमान में उनका औसत कितना हो जाएगा, 25। देखिए जो ट्रेडिशनली किया वही आपका लॉजिक से भी आया था, ठीक है। तो 25 वर्ष वर्तमान में, तो वर्तमान में अगर हम औसत की बात करें कि उनका कितना है, तो आप कहेंगे वर्तमान आयु का औसत कितना है, तो आप कहेंगे सर वर्तमान
औसत आयु बात करें या वर्तमान आयु का औसत 25 वर्ष है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अभी तो उनका कितना है, उनका कितना है भाई, वर्तमान में 19 वर्ष है। तो वर्तमान में अगर बोल रहा है कि 19 वर्ष रह गई, मतलब अभी कितनी है, 19 वर्ष है। तो कितने लोगों की है 19 वर्ष, इसमें नवजात भी तो शामिल है। तो बोला नवजात की आयु ज्ञात करें, 4 लोग आने पर तब ये औसत कितना है अभी वर्तमान में 19। तो 4 लोगों का कुल आयु कितना होगा, तो आप कहेंगे 19 चौक 76। कितना होगा, 19 चौक 76। ये वर्तमान में 4 लोगों का कुल आयु है। तो वर्तमान में 4 लोगों की कुल आयु कितनी हो गई, 76। और अगर हम बात करें वर्तमान में तीनों की औसत ना निकाल कर अगर हम कुल आयु की बात करें वर्तमान में कितनी है, तो आप कहेंगे 75। कितनी है, 75। वर्तमान में तीनों की कुल आयु कितनी है, 75। और कुल यहाँ पे कितना बोल रहे हैं, 19 के हिसाब से 4 लोगों की 76। इसका मतलब 4 लोगों की कुल आयु में से 3 लोगों की कुल आयु माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 1 वर्ष। यानी कि वर्तमान में जो नवजात बच्चा है वो कितने साल का है, 1 साल का है। कितने साल का है, 1 साल का। किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे आप, ऑप्शन सी पर। तो अब देखिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, आपको पता है कि 3 सदस्यों वाले एक परिवार में 3 वर्ष पूर्व औसत आयु कितनी थी, 22। तो वर्तमान की औसत आयु डायरेक्ट निकाल लेना आप, वर्तमान की कितनी आ जाएगी, 3 लोगों की आएगी, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि 3 की आएगी, ठीक है। तो 22 थी, उसमें 3 और जोड़ दीजिए, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में आने के लिए हर एक सदस्य की आयु 3 वर्ष बढ़ेगी। तो जब हर एक सदस्य की 22 थी तो हर एक की 3 बढ़ेगी, तो कितनी हो जाएगी, 25। तो 3 लोगों की ये क्या हो गई, औसत आयु हो गई। ये क्या हो गई, औसत आयु हो गई वर्तमान में, ठीक है, 3 लोगों की। अब 3 लोगों की कुल आयु कितनी होगी, तो औसत को यदि 3 से गुणा कर दीजिए तो 3 लोगों की कुल आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 75 वर्ष हो गई। लेकिन वर्तमान में तो वो बात कर रहे हैं कि 4 लोगों का औसत कितना है, 4 लोगों का औसत 19 वर्ष है। तो अगर वर्तमान में 4 लोगों का औसत 19 है, ये कितने लोगों का है, ये 3 का था, और ये 4 लोगों की औसत आयु है वर्तमान में। इनका कहना ये है कि एक बच्चे ने जन्म ले लिया तो 4 लोगों की औसत आयु वर्तमान में 19 वर्ष है। तो 4 लोगों का कुल कितना हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर 76। तो 76 वर्ष क्या है, 4 लोगों का कुल आयु अभी वर्तमान में है, और 3 लोगों का कितना है, 75 है। तो अगर कुल आयु 76 में से 75 को माइनस कर दीजिए तो बच्चा कितने साल का, 1 साल का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो केवल आपको इतना सा डेटा लेकर इस्तेमाल करना है। चीज़ें समझने के लिए ये पूरा तरीका आपके लिए है। क्लियर हो गई बात, आपको तरीका भी समझ में आया और डायरेक्ट पेपर में कैसे करना है ये बात भी समझ में आ गई। तो इस तरीके को आपको इस्तेमाल करते हुए पेपर में आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैराकी करता है, ठीक है ना। स्थिर जल में उसकी चाल बताएं। तो देखिए आप जानते हैं कि स्थिर जल में यानी कि शांत जल में, जिसको हम बोलते हैं शांत जल में व्यक्ति की नाव की चाल जो होती है, व्यक्ति की चाल हम कैसे मानते हैं, तो आपको पता है x मानते हैं, ठीक है। और अगर आपको और क्लियर करना है, बहुत स्पष्ट रूप से आप समझना चाह रहे हैं, तो वोट एंड स्ट्रीम का जो यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है उसको आप देखें। बेसिक कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर क्लियर किया गया है, साथ में क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया है काफ़ी, तो उसको ज़रूर देखें, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस क्वेश्चन के अलावा, ठीक है। और हम बात करें कि जल की चाल क्या होती है, धारा की चाल क्या होती है। तो धारा की चाल की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर ये y मान के चलते हैं हम। तो हमने जैसा कि समझा है कि भाई धारा की दिशा में अगर नाव जाएगी तो क्या स्थिति होगी। जैसे ये अगर हम बात करें, धारा थोड़ा नीचे की तरफ बह रही है, ठीक है, ये धारा है, इसमें ये एक नाव है, ये व्यक्ति नाव को चला रहा है, तो ये धारा में एक नाव है। अब अगर धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा है, ये धारा है, और ये व्यक्ति की चाल बोले या नाव की चाल बोले, बात एक ही होती है, नाव की चाल और व्यक्ति की चाल है। इसको नाव ले लो चाहे व्यक्ति को, कि अगर व्यक्ति नाव में बैठा होगा तभी वो चलेगी, ठीक है ना। नाव बह रही है तो नाव की चाल होगी वही व्यक्ति की होगी, क्योंकि व्यक्ति बैठा है उसमें, उसी गति से भागेगा जिस गति से नाव भाग रही है, ठीक है। तो अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है, तो धारा की दिशा में अगर हम चाल की बात करें तो देखिए व्यक्ति या नाव की जो चाल है वो प्लस हो जाती है धारा की चाल से, ठीक है। धारा की दिशा में चाल ही होती है। जबकि अगर हम इसके विपरीत बात करें कि भाई ये मान के चलिए धारा है,
ठीक है, ये मान के चलिए क्या है, धारा है, धारा आ रही है नीचे की तरफ, नाव जा रही है कहाँ, ऊपर की तरफ, नाव कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, और धारा आ रही है नीचे की तरफ। तो ये धारा की गति है और ये नाव ऊपर की तरफ गति कर रही है। तो अब धारा को काटने में नाव को एफर्ट डालना पड़ेगा, व्यक्ति को एफर्ट डालना पड़ेगा। तो धारा के विपरीत अगर बात करें, धारा के विपरीत धारा के विपरीत अगर हम बात करें चाल, तो क्या होती है, x माइनस वाई होती है। ये दोनों चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट हैं कि धारा की दिशा में चाल क्या होती है। जब शांत जल में नाव की चाल आपके पास कितनी है, x है, और धारा की चाल y है, तो धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई होती है और धारा की विपरीत दिशा में चाल x माइनस वाई होती है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की और धारा की दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है आपको, तो आप कहेंगे सर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा की विपरीत दिशा में यानी कि x माइनस वाई की चाल कितनी दी है आपको, तो ये आपको दी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्थिर जल में उसकी चाल बताएं। तो स्थिर जल में चाल निकालने के लिए यानी कि आपको x का मान निकालना है। तो ये चीज़ बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन इस प्रकार से कि x प्लस वाई बराबर समथिंग और x माइनस वाई बराबर समथिंग, तो आपको शांत जल में यानी कि स्थिर जल में यदि नाव की चाल निकालनी है, यानी कि आपको जब x का मान निकालना हो, यानी कि बड़ी वैल्यू का मान निकालना हो, तो दोनों चालों को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए। तो x का मान कितना आएगा, 12 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये 16 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगी, स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगी, यानी कि उस व्यक्ति की चाल हो जाएगी। शांत जल में उसकी चाल बतानी है आपको व्यक्ति की, तो कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रहा है। किस ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन ए में। अगर इसके विपरीत अगर आपसे धारा की चाल और पूछ ली जाती है तो आपको क्या करना पड़ता वाई निकालने के लिए, तो आप कहेंगे 12 माइनस 4 करके 2 से भाग लगा दीजिए, तो 8 डिवाइडेड बाई यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी किसकी चाल आ जाएगी, ये नाव की चाल आ जाएगी। 12 माइनस 4 हो गया तो 8, 8 बटे 2 मतलब 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आ जाएगी, ये धारा की। क्लियर होगी बात। तो दोनों चीज़ें हम निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से। ठीक है, तो काफ़ी आसान है क्वेश्चन, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट के लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर किसी भी टॉपिक का आप कॉन्सेप्ट अच्छा करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पर जाएं, वहाँ स्टडी अड्डा सर्च करें, वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया गया है। तो वहाँ बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, टाइम एंड वर्क, जो भी टॉपिक आपका वीक है वहाँ से आप वीडियो देख कर अपने उस वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। और साथ में हमें भी सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें किस टाइप के और क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरह। 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है आपको कि 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली 200 मीटर लंबाई की वाली रेलगाड़ी को 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन आपके पास है 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली, किस चाल से चल रही है, 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, चलने वाली 200 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी, जिसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर लंबी है, 250 मीटर लंबे पुल को वो पार कर रही है, कितना समय लेगी। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए सबसे पहले बात हमारे दिमाग में आती है कि समय क्या होता है, समय हम कैसे निकालें। तो समय होता है दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी और चाल का जो अनुपात होता है वो समय होता है। तो अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं समय निकालने की कि कितना समय लेगी, आपको समय निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको दूरी चाहिए और फिर चाल, मतलब ट्रेन कितनी दूरी तय कर रही है और किस चाल से तय कर रही है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें चाल, तो आपको क्लियर रूप से दिए है कि 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली, यानी कि ट्रेन की चाल आपको दी है। तो अगर हम चाल की बात करें तो चाल तो हमें दी है, तो एक चीज़ से तो हम फ्री हो गए, 45 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमें चीज़ों को समझना है कि भाई समय निकालना है तो दूरी और चाल का अनुपात समय होता है। तो दूरी कैसे निकालना है और समय चाल कैसे निकालना है, तो चाल हमारे पास है। अब देखिए जब कोई ट्रेन जिसकी लंबाई आपको दी है और एक पुल को वो पार करती है, तो ये चीज़ आपको पता है कि जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन को, किसी पुल को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उस स्थिति में ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है।
या हम कह सकते हैं ट्रेन अपनी लंबाई प्लस पुल के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, या फिर कह सकते हैं तीसरा केस आपका बनता है कि ट्रेन अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी या प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तीन चीज़ों को अगर पार कर रही है वो, एक ट्रेन को पार कर रही है पहली चीज़, दूसरी चीज़ अगर वो किसको, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ट्रेन को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तीसरी यदि किसी ब्रिज को यानी कि पुल को पार कर रही है, किसको, किसी ब्रिज को पार कर रही है, तो उस स्थिति में जो दूरी होगी, अगर हम दूरी की बात करें ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, तो आप कहेंगे ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, एक ट्रेन जो पार कर रही है उसकी लंबाई, दूसरी ट्रेन जो रुकी हुई है उसकी लंबाई, जो गतिशील है उसकी भी बात कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, इस हिसाब से क्या होती है वो दूरी तय करती है। इसको हम काफ़ी बेसिक से बिल्कुल अच्छे से समझा है हमने रेलगाड़ी वाले टॉपिक में, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक ट्रेन किसको पार कर रही है, 200 मीटर लंबाई की ट्रेन 250 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो इसने दूरी कितनी तय की होगी, तो आप कहेंगे सर 200 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है और 250 मीटर पुल की लंबाई है, तो इसने टोटल 450 मीटर की दूरी तय की। तो इसका समय कितना होगा, तो आप कहेंगे सर समय होता है, अब देखिए समय में आपको कोई चीज़ कन्वर्ट भी नहीं करना है क्योंकि दूरी मीटर में है, चाल भी मीटर पर सेकंड में है, तो 450 मीटर की इसने दूरी तय की, किस चाल से, तो 400 यानी 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 45 से ये कट जाएगा 10 बार, यानी कि 10 सेकंड में वो क्या कर लेगी, पार कर लेगी एक पुल को। 200 मीटर लंबी ट्रेन जो है 250 मीटर लंबे पुल को 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 सेकंड में पार कर लेगी। किस ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है, बेसिक है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, आपको बातें समझ में आ रही हैं, इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर एक ट्रेन किसी पेड़ को, दूसरा किसी खंबे को, तीसरा किसी व्यक्ति को, इन तीनों में से भी किसी एक को भी यदि वो पार करती है, तो इस स्थिति में जो ट्रेन दूरी तय करती है, वो दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है, वो दूरी ट्रेन की लंबाई होती है, वो दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई होती है। मतलब जब कोई ट्रेन किसी पेड़, खंबे या व्यक्ति को पार करेगी तो उस स्थिति में वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन, तो ट्रेन की चाल आपको दी है, ट्रेन की चाल कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर चाल दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। खंबे को कितने देर में पार कर रही है, तो समय कितना दिया है, खंबे को पार करने में लगा समय कितना दिया है, तो 12 सेकंड। तो अब देखिए बात यहाँ पर आती है कि समय सेकंड में, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदल लें, 60 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 से 3 बार और 6 से 10 बार कट जाएगा, तो ये आपका 50/3 मीटर पर सेकंड, यानी कि ट्रेन 50/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ठीक है, और 12 सेकंड में खंबे को पार करती है। तो इसके द्वारा जो दूरी तय की गई होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय की गई होगी। तो हम जानते हैं दूरी क्या होती है, तो आप कहेंगे सर चाल और समय का गुणनफल, चाल और समय का गुणनफल ही दूरी कहलाता है। तो ट्रेन की चाल है 50/3, उसको समय कितना लगता है, तो आप कहेंगे सर 12 सेकंड खंबे को पार करने में। तो 4 से कितने बार, 3 से कितने बार, 4 बार, और 4 पंचे 20 यानी कि 200 मीटर। तो 200 मीटर की दूरी वो तय करती है। अब एक्चुअल में वो पार किसको कर रही है, तो आपको पता है खंबे को पार कर रही है। तो आपको पता है कि जब खंबे को पार किया होगा तो उसने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी, यानी कि जो दूरी यहाँ पर आई है 200 मीटर, वो क्या है, ट्रेन की लंबाई है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर लिखा है एक हौज 10 घंटे में भर सकता है। एक हौज कैसे भर सकता है, 10 घंटे, मतलब आप अगर इसमें एक नल लगा देते हैं तो एक नल उसको 10 घंटे में भर सकता है।
लेकिन रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो रिसाव के द्वारा पूरे हौज को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब इसको ऐसे समझिए आप कि मान के चलिए एक हौज हमने एक टंकी बना दी, ये एक टंकी है और ये कहीं से इसमें क्रैक है, ये टूटी है, तो यहाँ से इसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है। एक इसमें क्या लगा है, नल लगा है जो कि इसमें पानी भर रहा है। अब वो इसको कितने 10 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक रिसाव है उसमें से कुछ ना कुछ पानी निकल रहा है। तो जो 10 घंटे की जगह पे अब कितना समय लगता है, 12 घंटे का समय लग जाता है, 2 घंटे एक्स्ट्रा समय लग जाता है। रिसाव के कारण क्या होता है, 2 घंटे एक्स्ट्रा समय लग जाता है, मतलब 12 घंटे का समय लग जाता है। तो अब आप बताइए कि जब 12 घंटे में टंकी भर रही है तो उस समय 2 चीज़ें काम कर रही हैं उस पर, एक तो नल भी काम कर रहा है प्लस एक रिसाव भी काम कर रहा है। तो 12 घंटे का समय तो इसीलिए लग रहा ना कि उसमें नल भी काम कर रहा है और साथ में रिसाव, नल भरने का काम कर रहा है और रिसाव खाली करने का काम कर रहा है। लेकिन अगर इस टंकी में रिसाव नहीं होता तो आपको पता है 10 घंटे में भर जाती, तो 10 घंटे में कौन भरता, नल भरता। 10 घंटे में कौन भरता, नल भरता। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 तरीके के वर्क हो रहा है कि अगर नल की बात करें तो नल तो 10 घंटे में भर देता है, लेकिन नल और प्लस रिसाव 2 चीज़ें अगर काम करें, मतलब जो उसमें रिसाव है, तो कितने घंटे का समय लगता है, 12 घंटे का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें टंकी की धारिता निकालनी पड़ेगी कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है, उसमें पानी कितना आता है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि नल जो टंकी को भर रहा है उसकी क्षमता कितनी है, वो मतलब हर 1 घंटे में कितना लीटर भरता है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि रिसाव और नल दोनों काम कर रहे हैं तब टंकी कितनी भर रही है। तो इससे हम रिसाव की क्षमता निकाल लेंगे कि वो 1 घंटे में कितना पानी निकालता है। तो अगर 1 घंटे में कितना निकालता है तो पूरी टंकी की जो धारिता हमारे पास आ जाएगी उसको हम रिसाव की क्षमता से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 तरीके हैं, पहला तरीका आप देख लें। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो 10 और 12 का एलसीएम आएगा 60, यानी कि जो धारिता आई टंकी में कितना पानी भरता है, अगर हम बोलें तो 60 लीटर पानी भरता है। अब नल 10 घंटे में 60 भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 6। तो ये क्या आ गई, क्षमता, यानी कि नल कितना भरता है, 6, तो ये नल की क्षमता आ गई। नल प्लस रिसाव की क्षमता की बात करें तो 12 पंचे 60 यानी कि 5, यानी कि पहले 6 भर रहा था अब फाइनली 5 भर रहा है। तो इसका मतलब 1 लीटर कहाँ जा रहा है, तो वो 1 लीटर रिसाव निकाल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रिसाव की क्षमता कितनी है, रिसाव के थ्रू कितना पानी निकल रहा है, तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकल रहा है, यानी कि उसकी क्षमता 1 यूनिट निकालने की है या 1 लीटर निकालने की है। आपको रिसाव बोल रहे हैं कि यदि हौज को खाली होने में कितना समय लेगा, बोले रिसाव द्वारा, मतलब आप टंकी को आपने पूरा भर दिया और जो रिसाव था उसको भी खोल दिया नीचे से। पहले टूटी टंकी को आपने जोड़ दिया था, उसको खोल दिया, तो भरी हुई टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब ये बात अगर हो रही है तो आप देखिए 60 लीटर उसमें पानी है, ये 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है, तो कितना समय लेगा। तो समय हम कैसे निकालते हैं, तो समय होता है धारिता यानी कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है और बटे क्षमता। क्षमता मतलब जिससे भी आपको काम करवाना है। तो यहाँ बात हो रही है रिसाव की, तो 60 लीटर आपको खाली करवाना है, रिसाव खाली करता है 1 घंटे में 1, तो 60 लीटर कितने घंटे में करेगा, तो 60 घंटे में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60 घंटे। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर। एक तरीका तो ये क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका आप कैसे करें कि 10 घंटे में भर रहा था, तो बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच से, सेकंड मेथड में आप देखिए बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच से, और इससे छोटा भी हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। देखिए कैसे, देखिए वो चीज़ आपको जरूर बताई जाएगी जिससे क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड बने, मतलब आप उसको जल्दी कर पाए, आपका समय बचे। लॉन्ग मेथड बताने का केवल और केवल एक यही उद्देश्य है कि जो नए लोग जुड़ते हैं, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उनको शॉर्टकट समझने भी तरीका है, मतलब शॉर्टकट कैसे बनता है उसका तरीका भी समझ में आएगा, साथ में शॉर्टकट भी उनको आसानी से समझ आएगा। ठीक है ना, क्लियर हो रही बात। अब उन्होंने बोला कि हौज 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो आप कहिए सर 1/10। अब कितने घंटे में भर रहा है, रिसाव के कारण 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है, मतलब 12 घंटे में भर रहा है, तो इसमें से 1/12 माइनस कर दीजिए। 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/12, इसको माइनस कर दीजिए। तो आपका यहाँ पर आएगा एलसीएम 60, ये आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -5, 1 कितना हो गया 60। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1/60 भाग भर रहा है, तो पूरा हौज भरने में कितना समय लगेगा, तो इसका पलट दीजिए रेसिप्रोकल, तो 60 घंटे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और साथ ही साथ आपको शॉर्ट तरीका क्या है उसका कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी आपके सामने क्लियर है। ठीक है ना, तो इस प्रकार देखिए हमने आज 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। जो हमारे पेपर कौन सा दिया था भाई,
यहाँ पेपर हमारे पास था 23 अगस्त 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। तो इसके टोटल अभी तक हमने कितने 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले बेहतरीन जो भी इसके 10 क्वेश्चन होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर कहाँ से, तो आपसे बात करें 21 से लेकर 30 तक के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, सब्बा खैर।